नमस्कार। पॉलिटी सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संविधान को समझने का हम प्रयास कर रहे थे और इस दौरान जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें समझा था भारतीय संविधान के पार्ट 17 को, भाग 17 को। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारतीय संविधान के भाग 18 को, जिसमें कि आपातकाल से संबंधित प्रावधान का चर्चा किया गया है। हम समझेंगे कि आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में क्यों है और कितने तरह के आपातकाल होते हैं, और जब आपातकाल लागू किया जाता है तो इससे क्या होता है। हम इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो हमारे संविधान का भाग 18 है ना, पार्ट 18 है, इसमें आपातकाल का प्रावधान है, इमरजेंसी प्रावधान के विषय में बात किया गया है। आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजन के विषय में हमारे संविधान के भाग 18 में चर्चा किया गया है। और अगर हम आर्टिकल को देखें तो जो आपातकाल से संबंधित संविधान का आर्टिकल है वो है आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 का जो संबंध है, ये आपातकाल से संबंधित संविधान। अब हम समझते हैं कि ये आपातकालीन प्रावधान है क्या। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। संघीय व्यवस्था वाले देश होने का मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ सरकार के दो स्वरूप देखने को मिलता है। एक तो केंद्र सरकार या संघीय सरकार या नेशनल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय सरकार जिसको कहते हैं, जो पूरे देश की शक्ति जिसके पास होता है, जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होता है। दूसरा जो स्तर का सरकार होता है उसको कहते हैं राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या प्रांतीय सरकार के भी कहते हैं। और भारत चूंकि एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, तो जिस भी देश में संघीय व्यवस्था होता है वहां पे सरकार के दो स्वरूप देखने को मिलता है। एक पूरे देश का सरकार जिसको संघीय सरकार कहते हैं, और दूसरा जो प्रांत है होता है, जो उस राज्य के उस देश के अंदर जो राज्य बनाया जाता है, स्टेट बनाया जाता है, उसके सरकार होते हैं जिसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो संघीय व्यवस्था में सबसे साधारण मतलब ये होता है कि शक्ति दो ग्रुप में बटा होता है, एक सेंटर के पास और दूसरा स्टेट के पास। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश जरूर है, पर भारत की बात करें तो भारत के स्थिति में अगर देखें तो भारत हमेशा संघीय व्यवस्था नहीं रहता है। भारत कुछ स्थिति में एकात्मक व्यवस्था की तरह काम करता है। भारत इन दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए भारत को कहा जाता है अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश। अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश। अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश कहने का मतलब क्या हो गया कि विशेष परिस्थिति में भारत एक संघ की तरह अपना व्यवहार नहीं करके एक एकात्मक व्यवस्था वाला देश की तरह व्यवहार करता है, और राज्य की जो शक्ति है वो शक्ति को खत्म कर दिया जाता है। इसलिए भारत को क्वासी फेडरलिज्म भी कहा जाता है, यानी कि भारत एक अर्ध संघीय वाला व्यवस्था देश है। जब भी आपातकाल लागू किया जाता है तो आपातकाल लागू होने के साथ जो भारत कभी एकात्मक व्यवस्था संघीय व्यवस्था वाला देश के स्वरूप में रहता है, वो परिवर्तित होकर के एकात्मक व्यवस्था वाले स्वरूप में आ जाता है। अब बात ये होती है कि मतलब ये हो गया कि अगर भारत को एकात्मक व्यवस्था में लाना है तो इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, हमें लागू करना पड़ेगा आपातकाल। और जैसे ही आपातकाल की घोषणा होगा, भारत एक संघीय व्यवस्था वाले देश से एकात्मक व्यवस्था वाले देश में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें संघ के पास तो शक्ति रहेगा, यहाँ तक कि संघ की शक्ति में वृद्धि भी हो जाएगा, पर जो राज्य है, राज्य की शक्ति को अंशतः या किसी किसी स्थिति में पूरे खत्म भी कर दिया जा सकता है। तो जब भी आपातकाल की घोषणा होगा तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि भारत संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
अब बात ये उठता है कि आखिर आपातकाल का प्रावधान क्यों किया गया है, आखिर राज्य की शक्ति विशेष परिस्थिति में खत्म क्यों किया जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए कुछ बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे चीजें स्पष्ट हो जाएगी। उनमें सबसे पहले आप ये समझिए कि आपातकाल लागू करने का उद्देश्य क्या है। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो भारत, हम जानते हैं कि विविधताओं का देश है। कई तरह की विविधता भारत में देखने को मिलता है, और इतनी विविध देश में कई बार ऐसा हो सकता है कि राज्य सही तरीके से काम नहीं करे, राज्य मनमानी करने लगे। तो ऐसे स्थिति में देश की जो एकता, अखंडता, या कोई देश हमारे देश पर हमला कर दे, युद्ध की घोषणा कर दे, तो ऐसे स्थिति में पूरे देश को एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि राज्य की शक्ति को उन विशेष परिस्थिति में कम कर दिया जाए या कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया जाए, ताकि जो बाहरी समस्याएं हैं या देश के अंदर कोई समस्या है, उस समस्या को सही तरीके से समाधान निकाला जाए, उस समस्या से सही तरीके से खत्म कर दिया जाए, इसलिए जरूरी है। तो देश की जो संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सब चीजों को बनाए रखने के लिए क्या, किस चीज का जरूरी पड़ता है, तो आपातकाल की घोषणा किया जाता है, या फिर संविधान से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीजों को सही तरीके से काम करने के लिए ये जरूरी है कि भारत में आपातकाल का प्रावधान हो, और समय, और जब विशेष परिस्थिति में आपातकाल की बात की जाएगी तो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगर हम ये समझें कि भारत के संविधान में कितने तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है, तो भारत के जो संविधान है उसमें 3 तरह के आपातकाल की घोषणा किए गए हैं। अगर आपातकाल के प्रावधान को समझे, प्रकार को समझे, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल है, और ये 3 प्रकार में जो सबसे पहले प्रकार का आपातकाल है, इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, या इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल की जिक्र है संविधान के आर्टिकल 352 में किया गया है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 352। जो दूसरे तरह के आपातकाल है, इसको कहा जाता है राज्य आपातकाल। आपातकाल, राज्य आपात, या फिर इसका दूसरा नाम राज्य या राजकीय राज्य आपात, या फिर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, या इसका एक और नाम दिया जाता है संवैधानिक आपात। हम इन सब चीजों को समझेंगे कि यह आपातकाल किस परिस्थिति में लगाया जाता है। संवैधानिक आपात, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और इसकी चर्चा हमारे संविधान के जो आर्टिकल 356 है उसमें किया गया है। जो तीसरे तरह के आपातकाल होता है उसको कहा जाता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो चर्चा है हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया है। यानी कि जो भारत के संविधान का पार्ट 18 है, भाग 18 है, उसमें 3 तरह के आपातकाल का जिक्र किया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जिसके विषय में आर्टिकल 352 में बताया गया है। दूसरे तरह के जो आपातकाल होता है उसको कहा जाता है राज्य आपात या राजकीय आपात, या फिर उसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, या फिर उसको संवैधानिक आपात भी कहा जाता है। इसका संबंध आर्टिकल 356 से है। और तीसरे तरह के जो आपातकाल होता है उसको कहा जाता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और इसके विषय में जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 360 में किया गया है, अनुच्छेद 360 में किया गया है।
अब हम समझते हैं कि सबसे पहला जो आपातकाल है उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे लगाए जाने के कारण क्या क्या है, और जब नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है तो हमारे संविधान पर किस तरह के स्वरूप में परिवर्तन होता है और राज्य पर इसका परिवर्तन किस तरीके से होता है और अन्य परिवर्तन किस तरीके से होता है, इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला तरह का जो आपातकाल है उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रीय आपातकाल का जो जिक्र किया गया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में किया गया है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में कहा गया है। अगर हम ये समझें कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के आधार क्या क्या है, क्यों राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, हमने आपको बता दिया कि जब भी आपातकाल लागू होगा तो भारत एक संघीय व्यवस्था वाले देश से एक एकात्मक व्यवस्था वाले देश बन जाएगा, एक फेडरल सिस्टम से एक यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और राज्य के पास जो शक्ति है उस शक्ति को या तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा या राज्य की शक्ति को अंशतः खत्म कर दिया जाएगा और भारत एक एकात्मक व्यवस्था वाला देश हो जाएगा। एकात्मक व्यवस्था वाले देश का मतलब हो गया कि शक्ति का केंद्र एक ही है और वो शक्ति किसमें है, संघ के पास होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। एकात्मक व्यवस्था में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, जबकि जो फेडरल सिस्टम होता है, जो संघीय व्यवस्था होता है, उसमें शक्ति के दो ग्रुप होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं वो। तो संघीय व्यवस्था में जो होता है राज्य के पास भी शक्ति होता है, पर भारत एक संघीय व्यवस्था वाले देश है, किंतु जब आपातकाल की घोषणा किया जाता है तो जो राज्य के पास शक्ति होता है वो शक्ति खत्म कर दिया जाता है या उस पर रोक लगा दिया जाता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है इसके विषय में संविधान ने दो आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। पहला, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण या युद्ध, यानी कि अगर कोई बाहरी देश, बाहरी शक्ति हमारे देश पर आक्रमण करने वाले हैं या फिर युद्ध की घोषणा कर दिए हैं तो इस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो जो स्टेट के पास शक्ति है, जो स्टेट के पास शक्ति होता है स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के, वो सारे शक्ति सेंटर के पास चला जाएगा, संघीय के पास चला जाएगा। दूसरा जो इसका आधार बताया गया था वो आंतरिक अशांति बताया गया था। आंतरिक अशांति ये मूल संविधान में था। ये दोनों चीज की जिक्र किसमें किया गया था, मूल संविधान में। जो संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था उस संविधान में आपातकाल के दो आधार बताए गए थे। पहला आधार क्या क्या कि बाह्य आक्रमण और दूसरा आधार आंतरिक अशांति। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि आगे हम समझेंगे कि आंतरिक अशांति शब्द को पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया गया था या ये नहीं बताया गया था कि आंतरिक अशांति का मतलब क्या होता है, जिसके कारण से आंतरिक अशांति को आधार बना करके इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसके वजह से क्या किया गया कि संविधान में एक संशोधन हुआ और आंतरिक अशांति शब्द को, जो हमारे संविधान का 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा हटा करके इसके जगह पर एक नया चीज जोड़ा गया। वो चीज क्या था कि आंतरिक अशांति की जगह एक नया चीज जोड़ा गया और वो था सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति की जगह क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह
सशस्त्र विद्रोह का मतलब हो गया कि भारत के अंदर कोई ऐसे शक्ति है जो विद्रोह कर दिया या देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसे स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कई तरह की चीजों को परिवर्तित किया गया था। उनमें से एक चीज तो यही था ना कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, यानी कि अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दो आधार पर किया जा सकता है। पहला आधार, अगर कोई बाहरी देश भारत पर आक्रमण कर दे या आक्रमण करने की स्थिति में हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा, आंतरिक अशांति चीज हमारे मूल संविधान में कहा गया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, पर आंतरिक अशांति शब्द को पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया गया था और ये नहीं कहा गया था कि आंतरिक अशांति का मतलब क्या होता है। तो इसको आधार बना करके इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी और उसके बाद ये संभावना था कि कोई भी सरकार जिसके पास शक्ति है वो किसी भी चीज को आंतरिक अशांति बता सकते हैं। अगर जनता किसी चीज की मांग कर रहे हैं या रैली कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति को भी आंतरिक अशांति कह करके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी। इस चीज को बचने के लिए हमारे संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ ये संशोधन? 1978 में। और आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। दूसरा ये भी था कि एक चीज और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वो ये कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो करेगा वो राष्ट्रपति करता है। किसी भी तरह की आपातकाल की घोषणा कौन करता है? घोषणा तो राष्ट्रपति ही करता है, पर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इस चीज को जोड़ दिया गया इसमें कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा ये मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करेगा। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री जो इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो बाकी मंत्रिमंडल से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, बाकी मंत्रिमंडल उसके सामने पंगु हो जाए, तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री जिस तरह के आदेश राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उसी तरीके से काम करेंगे। क्योंकि मंत्रिमंडल के जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही अंत में राष्ट्रपति को इस चीज के बारे में कहते हैं कि कब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना है। पर अगर प्रधानमंत्री के पास ज्यादा शक्ति होगा तो वो मंत्रिमंडल के शक्ति को बाईपास कर सकते हैं। इसलिए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और प्रावधान जोड़ा गया कि जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे तो वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही करेंगे। अब समझते हैं कि अनुमोदन क्या होता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दिया तो ये सही है। इसके बाद संसद को अनुमोदन करना पड़ेगा, संसद में एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा आपातकाल के संबंध में। तो अगर हम अनुमोदन की बात करें और राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा। अनुमोदन का मतलब हो गया कि संसद के सदन का सहमति। अनुमोदन का अगर सीधा सा मतलब देखें तो इसका मतलब हो गया कि संसद का सहमति। संसद का सहमति जरूरी है, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल सारा निर्णय लेना शुरू कर दे और स्थिति ऐसा बना ही नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जाए, तो इस स्थिति में ये संविधान का उल्लंघन होगा। इसलिए संसद की सहमति जरूरी है। तो अगर अनुमोदन की बात करें तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा तो ये 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए इस राष्ट्रीय आपातकाल का। और इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। समय कितना निर्धारित किया गया है? लोकसभा एवं राज्यसभा में से ये 30 दिन के अंदर ये अनुमोदन होना चाहिए।
पर एक स्थिति ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, पर उस समय लोकसभा को विघटित कर दिया गया हो। लोकसभा हर 5 साल के बाद विघटन हो जाता है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो इसमें एक चीज कहा गया है कि जब नई लोकसभा का गठन होगा तो नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के अंदर उसको अनुमोदित होना आवश्यक है। 30 दिन के अंदर अगर अनुमोदित हो गया है तब क्या हो जाएगा कि उसका अनुमोदित होना आवश्यक है। अब एक चीज समझते हैं कि क्या होता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, ये अनुमोदन करने का काम किसका होगा? संसद का होगा, और संसद से 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से अलग अलग पास होना चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन करने के लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगा, संयुक्त बैठक नहीं होता है। दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। किंतु अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा एक अस्थायी संस्था है, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। तो अगर लोकसभा को विघटित कर दिया गया है और उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि केवल और केवल राज्यसभा से उसका अनुमोदन हो जाना आवश्यक है। और फिर जब नई लोकसभा का गठन होगा तो नई लोकसभा के गठन होने के 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। अब एक सवाल और आती है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने अवधि तक के लिए लगाया जा सकता है। अगर हम इसकी अवधि, टाइम पीरियड की बात करें कि कितने अवधि तक लगाया जा सकता है, तो एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। और फिर क्या किया जा सकता है कि अगर 6 माह के बाद फिर से संसद ने इसका क्या कर दिया कि अनुमोदन कर दिया, तो फिर अगले 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से 6 माह कर करके इनफिनाइट समय तक, अनंत काल तक के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। किंतु एक बार में केवल और केवल 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 6 मंथ तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और प्रत्येक 6 माह के बाद संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना आवश्यक है, तब जाकर के ये चीज बढ़ाया जा सकता है और आगे बढ़ेगा। अब हम समझते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। हमने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो भारत संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के कारण प्रभाव क्या क्या पड़ता है। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है और तब इसके प्रभाव के विषय में अगर बात करें तो पहला प्रभाव जो बढ़ता है वो है कि केंद्र राज्य संबंध पर, केंद्र राज्य संबंध। पहला जो प्रभाव पड़ता है उसको कहते हैं केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन पर। जो दूसरा प्रभाव पड़ता है उसको कहते हैं कौन सा? लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर। विधानसभा के कार्यकाल पर। और तीसरा जो इस पर प्रभाव पड़ता है वो है कि मौलिक अधिकार पर। मौलिक अधिकार पर, यानी कि आर्टिकल 352 के प्रयोग करके जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इस पर 3 तरह के प्रभाव देखने को मिलता है। पहला प्रभाव देखने को मिलता है केंद्र राज्य संबंध पर, सेंटर स्टेट रिलेशन पर। दूसरा, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर। सामान्य स्थिति में जो लोकसभा है एवं राज्यसभा है इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, पर जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो उस स्थिति में किस तरह का प्रभाव पड़ता है हम इस चीज को समझेंगे। और तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो है मौलिक अधिकार पर, फंडामेंटल राइट्स पर।
तो इस चीज को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला जो पढ़ा था वो क्या था, केंद्र राज्य संबंध पर, सेंटर स्टेट रिलेशन पर, केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव, सेंटर स्टेट रिलेशन पर किस तरह का इफेक्ट होता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला चीज आप समझिए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है तो जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है, राज्य की कार्यकारी शक्ति, राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है ये किसके पास आ जाता है, केंद्र के पास। राज्य के कार्यकारी शक्ति किसके पास चला जाता है, केंद्र के पास। यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास चला जाता है, केंद्र के पास। हमारे संविधान चूंकि संघीय व्यवस्था वाला देश है, हमने शुरू में ही इस चीज को स्पष्ट किया था। तो शक्ति को दो ग्रुप में बांटा जाता है। एक शक्ति का ग्रुप जो राज्य के पास है, जिस पर केवल और केवल राज्य कानून बना सकते हैं। दूसरा ऐसा ग्रुप होता है जिस पर संघ कानून बना सकता है। पर जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र के पास चला जाता है। अब देखिए, जो राज्य की कार्यकारी शक्ति का चलाने का काम कौन करता है, राज्य के कार्यकारी शक्ति के प्रधान होते हैं राज्यपाल। किंतु वास्तविक प्रधान की तरह देखें या वास्तविक शक्ति समझे किसके पास होता है, तो वो होता है मुख्यमंत्री के पास। तो जब सेंटर स्टेट रिलेशन के संबंध में पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो कार्यकारी प्रभाव में आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी राज्य की शक्ति केंद्र के पास जाता है पर मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता है, बल्कि मुख्यमंत्री की शक्ति ले लिया जाता है। शक्ति किसके पास चला जाता है, तो राज्य के पास चला जाता है। दूसरा, अगर हम ये समझे, दूसरा देखिए, ये तो कार्यकारी शक्ति हो गया। अगर इसमें दूसरा चीज समझे तो वो है विधायी। विधायी, इसमें आप एक चीज में ध्यान में रखिए कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राज्य के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का शक्ति किसके पास चला जाता है, तो संघ के पास चला जाता है। यानी कि राज्य सूची में जो जो टॉपिक है उस टॉपिक पर कानून बनाने का शक्ति किसके पास चला जाता है, तो संघ के पास चला जाता है। अब राज्य अपने विषय पर कानून नहीं बना सकता है। पर एक चीज ध्यान में रखना है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति हो जाती है तो इस स्थिति में संघ के द्वारा बनाया गया कानून कम से कम जो है 6 माह तक लागू रहता है। अगर संघ ने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषय पर कोई कानून बनाया है तो वो कानून कितने समय तक लागू रहेगा, तो 6 माह के अवधि के लिए लागू रहेगा। 6 माह की अवधि के बाद ही उस कानून को निलंबित किया जा सकता है। और एक चीज ध्यान में रखना, ये तो पहले ही बता दिए थे कि जो भारत है एक संघीय व्यवस्था से किसमें परिवर्तित हो जाता है, एकात्मक व्यवस्था में। भारत संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
अब देखिए जो तीसरे तरह का प्रभाव पड़ता है सेंटर स्टेट रिलेशन में, वो क्या है? वो है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन। हमने सेंटर स्टेट रिलेशन को जब समझ रहा था तो उनमें एक चीज समझे थे कि वित्तीय संबंध में क्या होता है कि टैक्स की जो राशि होता है, जो टैक्स मनी होता है, वो सेंटर और स्टेट के बीच एक अनुपात में बांटा जाता है। पर जब आपातकाल लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि राज्य को मिलने वाले राशि में कटौती कर सकता है। राज्य को दी जाने वाली टैक्स के विभाजन को संशोधित कर सकता है। संशोधित कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो ऐसे स्थिति में राज्य को दी जाने वाली टैक्स की राशि को संशोधित किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति राज्य को दी जाने वाली टैक्स की राशि को संशोधित कर सकता है। और ये चीज किसमें कहा गया है? ये आर्टिकल 354 में, इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 354 में किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही।